everyone, welcome back to another video. You are watching my YouTube channel Study with Karthik. तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कमिश्नरी कमेटी के मिक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोगों के बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऑन विच लिस्ट इज़ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी लिस्ट में जो है एजुकेशन आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान की किस लिस्ट में जो है एजुकेशन आती है? सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या नन ऑफ द अबव? तो गेस करिए, फिर मैं आप लोगों को जो है आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन इंक्लूड टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर आर देयर ऑन दिस लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट हो जाएगी? ये कंकरेंट लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। तो कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पेवलोवियन कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और सेंडर कंडीशनिंग। तो ये थोड़े बड़े लेवल का है, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1960s। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। तो दूरदर्शन का जो टीवी चैनल कौन सा है? तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुकुल, बी है ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन और विद्या। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 26 इन 2000। तो ये भी आप लोगों को डेट जो है पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को किसी एक पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम पे? देयर एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, इनहेरिटेड पोटेंशियल, सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंटली मोडिफाइड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो जो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो कंसिस्टेंटली जो मॉडिफिकेशन होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उससे इन्फ्लुएंस होती है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो भी बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, क्या सराउंडिंग है, कैसे लोग हैं और क्या लोगों का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो चीज़, सभी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो ये सब आता है इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर में। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर डैश एक्सपेरिमेंटेशन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू नो द ट्रुथ। तो ये बोलते हैं ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी और साइंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं साइंस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइंस। द पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्वेशन एग्री और कन्फ्लिक्ट विद द प्रेडिक्शंस डिराइव्ड फ्रॉम अ हाइपोथेसिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। इसके बाद आता है द डैश अमेंडमेंट गेट फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था संविधान में, भारतीय संविधान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42th अमेंडमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42th अमेंडमेंट इन 1976। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर स्टडीड बाय डैश स्टडी। तो किस स्टडी के द्वारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपेरिमेंटल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन विच वन इवेंट, जो कॉज होता है, मेक अनदर इवेंट हैपन। देखिए, कोई भी कारण होगा, कॉज क्या होगा? कारण, उसका क्या होगा? एक इफेक्ट होगा। तो वो किस चीज़ से होगा? वो होगा एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड बाय द मोस्ट बाय
तो जो बच्चे की किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है वो किससे अफेक्टेड होती है सबसे ज़्यादा? डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, इनहेरिटेड एसेट एंड लाइबिलिटी और सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर एंड एल्डर। तो क्या डिसिप्लिन स्कूल में जो डिसिप्लिन है उससे होती है पर्सनैलिटी डेवलप, इमोशनल क्लाइमेट जो घर में है उससे होती है, इनहेरिटेड एसेट एंड लाइबिलिटीज से होती है, या सोशल जो ओरिएंटेशन होती है, पीयर पीयर ग्रुप्स होते हैं जो, या बड़े होते हैं उन सब की, उनसे होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल क्लाइमेट एट होम। देखिए पहले यहाँ पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। द फीलिंग ऑफ फिजिकल सेफ्टी एंड इमोशन सिक्योरिटी आर विटली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड एक्सप्लोर देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एनवायरमेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट। देखिए इमोशनल क्लाइमेट एट होम का क्या मतलब है यहाँ से? देखिए हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चे की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है उसके घर पे। तो जो वो अपनी सराउंडिंग में चीज़ें देखता है, अपने बड़ों को देखता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखता है, किस तरह से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से वो किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी उसी को अडेप्ट करता है। तो इससे क्या होता है, उसकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट होती है, जिससे कि क्या होती है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि जो होम एनवायरनमेंट कैसा है, होम इमोशनल क्लाइमेट कैसा है, उस पर डिपेंड करती है पर्सनैलिटी। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द बेस्ट फॉर मैक्सिमम transfer of learning. Different tasks requiring different responses, different tasks requiring the same response, similar tasks require different responses, similar tasks require the same response. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा different tasks that require the same response. The behavioral approach to transfer is based upon the issue of similarities and differences in learning and the transfer situation. इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो बेस्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए? तो वो है जब हमारे डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जो रिक्वायर होते हैं सेम रिस्पॉन्स के लिए। तो इसके अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है टीचिंग के लिए, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टेक्निक एंड एड्स यूज एंड स्टूडेंट नॉलेज। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीचिंग में वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है वो बात की बात है। पहली बात ये है कि आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम डरते हैं, या मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती उनकी क्लास में जाते हैं, होता है ऐसा, बहुत जगह होता है। तो उनसे फिर क्या हो सकती है, फिर एक अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती। जब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे लर्निंग अच्छे से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स रिलेशनशिप विद टीचर एंड हैज़ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट? अगर आप चाहते हो कि पार्टिसिपेशन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास में, तो आप किस मेथड को ज़्यादा यूज़ करें? डेमोन्स्ट्रेशन जो दिखा के, डिस्कशन, रिसिटेशन रेसिटेशन और रोल प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डिस्कशन। यूजिंग डिस्कशन हैज़ अ प्राइमरी टीचिंग मेथड अलाउड द स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखो डिस्कशन से क्या होता है, जब डिस्कशन बच्चे करते हैं क्लास में तब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है क्लास में। तो ये सबसे अच्छा मेथड है ताकि सभी बच्चे जो है इन्वॉल्व हो सके, अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिखा सकें। इसके बाद आता है कि टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म। तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमारा गोल होता है वो मीनिंगफुल होगा किस टर्म में? ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, इंटेलेक्चुअल आइडिया, स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स, द नीड एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नीड एंड पर्पस, या द नीड ऑफ पर्पस ऑफ स्टूडेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की नीड क्या है और पर्पस क्या है। टीचर क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ कोलैबोरेटिव ग्रुप। तो इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट अबाउट स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडी।
अब आप लोगों ने जो है स्टूडेंट को मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टडीज़ के लिए। तो कौन सा आइटम होगी जो इम्पोर्टेंट होगी? लर्निंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। लर्निंग स्टाइल इन एजुकेशन आर द सिस्टमेटिक डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल नेचुरल एंड हैबिचुअल पैटर्न ऑफ रिक्वायरिंग एंड processing information in learning situation. Openness, carefulness and agreeableness are some of the personality trait. तो देखिए इसमें क्या कहा गया था कि हमारे को क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। मोटिवेट क्या हो, अब मोटिवेट आप कैसे कर सकते हो बच्चों को? जब आपको पता होगा कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कैसे सीख सकता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसका आता है डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा जनरलाइजेशन, क्योंकि जनरलाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइज करना, ठीक है। और ये क्या होता है? फंडामेंटल एलिमेंट है लॉजिक एंड ह्यूमन रीजनिंग का। ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जनरलाइजेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। जनरलाइजेशन में हम किसी एक जो कॉमन एस्पेक्ट को एक जगह पे रखते हैं और दूसरे को हम दूसरी जगह पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। अब आपने लोगों ने बच्चों में जो है ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को बढ़ाना है, तो आप लोग क्या करोगे? तो जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंसेस, शार्पनिंग द सेंसेस और ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़। देखो फैकल्टीज सच एज मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड रीजनिंग एंड जजमेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने बच्चों की एबिलिटी को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को बढ़ाना है, तो इसमें जो राइट आंसर है कि जो ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग है वो करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? आप लोगों ने बच्चों में जो है ऑब्जर्वेशन की, रीजनिंग की एबिलिटी को बढ़ाना है, आप लोगों ने उनकी परसेप्शन, उनकी मेमोरी को बढ़ाना है, ठीक है। फिर आता है डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री। अब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो प्लान एंड कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई और एक्ससीड। तो आप लोगों ने इन सब की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनसीटीसी। एनसीटीसी का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन अगस्त 17, 1995। तो ये भी आप लोगों को जो पता होना चाहिए। फिर आता है व्हाट मेक एन अडोलेसेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। तो ही थिंक दैट ही इज़ मैच्योर इनफ। अब क्या जो है एडोलेसेंट क्या होता है? एडोलेसेंट होता है कि एडोलेसेंट एक एज होती है 16 के बाद, तो अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या जो है उसको करती है। ही थिंक्स दैट ही इज़ मेच्योर इनफ, ही वॉन्ट फॉर रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। वो क्या सोचता है कि वो मैच्योर है, या वो सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने एक्शन लेने के लिए। ही थिंक्स दैट ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, वो इंटेलिजेंट है ऐसा सोचता है। ही बिलीव दैट ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस। अब वो उस एज में क्या सोचता है? एक जो किशोरावस्था होती है, एडोलेसेंस क्या हुई? किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में क्या सोचता है एक बच्चा कि मैं मैच्योर हूँ, मैं अपने एक्शन को ले सकता हूँ, इंटेलिजेंट बहुत हूँ, किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है क्या होता है। ही वॉन्ट टू रिकोगनाइज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन मेनली। अब देखिए जो भी यहाँ पे है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये है जो एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव है कि उसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है उस टाइम पे। उसको क्या चाहिए होता है कि उसको इंडिपेंडेंटली कुछ बोलने दिया जाए, कुछ करने दिया जाए। तो यहाँ पे अब देखो देखने में तो ये सारे सेम लग रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ क्या करना है? पॉजिटिवली सोचना है कि पॉजिटिवली क्या होगा इसका, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यू वॉन्ट टू डेवलप कोऑपरेट
coordination and team spirit in student, what activity would you pursue? तो देखो, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की या टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट की भावना जो है बच्चों में जगानी है, तो सबसे अच्छा क्या होगा इसमें? तो सबसे अच्छा होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क जब आप दोगे तो बच्चों क्या होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, टीम स्पिरिट आएगी, उनमें कोऑर्डिनेशन होगा, कॉपरेशन होगा। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट वर्क होगा। फिर अदर, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट? अब बच्चों को पनिशमेंट देने का मेन पर्पज़ क्या होगा? तो इसके पे हम सीधे आंसर पे आते हैं, रीइंफोर्स द ऑफेंडर, रिफॉर्म द ऑफेंडर। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात मैंने करी, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है कि हम बच्चों ने कोई आंसर दिया है, उसके बाद हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या रीइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव देते हैं। अब पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और जब आप बच्चे को बोलते हो शाबाश, तो वो हुई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिफॉर्म द ऑफेंडर। Reform the offender. It is a form of moral education. The offender is the punished so that he will learn that what he did was wrong and apply this lesson to his life in the future. अब पनिशमेंट क्यों दी जाती है? देखिए, पनिशमेंट देना गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। बट पनिशमेंट क्यों देते हैं हम? पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि जो उसने किया है वो गलत है और वो आगे से लेसन ले फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस नेसेसिटी एट द स्टेज ऑफ एजुकेशन। अब एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमारे को क्यों इम्पोर्टेंट है एजुकेशन की ऑल स्टेज में? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्राइमरी स्कूल में होते हैं तब भी हमारे को एनवायरमेंट साइंस होती है, पर्यावरण शिक्षा होती है जब स्कूल छोटे बच्चे होते हैं। उसके बाद भी हमारे को एनवायरनमेंट हर जगह ही होता है, और जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तब भी हमारे को एनवायरनमेंट साइंस का पेपर होता है। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है अवेयरनेस, एनवायरनमेंट अवेयर्स फॉर रीज़न टू रीज़न, वेरीज फ्रॉम रीज़न टू रीज़न। अब एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम रीज़न टू रीज़न का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट, अब देखिए, हम हिमाचल में रहते हैं तो हमारे को एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका थोड़ा बहुत पता है, इतना पता नहीं है कि कितना पॉल्यूशन है। आप दिल्ली चल जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो वो रीज़न टू रीज़न वेरी करता है, और सभी स्टेजों पे इसीलिए एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं उसके बारे में पता हो उनको, और वो नेसेसिटी जो स्टेप्स हैं वो लें। और इसमें लिखा भी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज़ टू अंडरस्टैंड द फ्रेगिलिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कितना ख़राब होता जा रहा है, क्या क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो सब कुछ जानने के लिए जो एनवायरनमेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, और अभी और वीडियोज़ भी आएगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।